साउंड टेक 7 एक्शन। पहले इस पर थोड़ी क्लैरिटी दीजिएगा। ये राहुल गांधी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो कह रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, इनका हिसाब देखेंगे आर्थिक और संस्थागत सर्वे में और उसके बाद बांट देंगे, क्या मतलब है इसका? किसमें बांटेंगे? मुझे थोड़ा समय दीजिएगा मानक जी, क्योंकि अब ये इस तरह भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी नौटंकी करें तो करें, समझ में नहीं आता। लेकिन अब शिवम जी जैसा जो है एक सभ्य प्रवक्ता भी नौटंकी करने लग गया। अच्छी बात है, ये कोई बात नहीं, इनकी इच्छा। सही पकड़े हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का पहले दौर के चुनाव के बाद मानसिक स्तर आ गया है, दिवालियापन हो गया है। देखिए बहुत साफ है एकदम। ना इन्होंने, या तो पहले कहते, अब ये जो 123 पता नहीं कौन सी 240 मनमोहन सिंह का बयान, ये 10 साल से सरकार में है। भाई मनमोहन सिंह को फांसी चढ़ा देते, कहीं एक FIR तो कर देते ना। आप हमको इतना बता दो कि अगर जातिगत जनगणना होनी है और भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के विरोध में है, भारतीय जनता पार्टी क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी अडानी जैसे लोगों की संपत्ति को बचाने के लिए, जो उन लोगों ने कहीं अगर इल गॉटन प्रॉपर्टी की हुई है उसको बचाने के लिए सारा नाटक नौटंकी रच रही है। अगर अडानी की संपत्ति जो इल गॉटन है, अगर उसको लेकर के कोई आर्थिक सर्वे होता और यह बताया जाता है कि 70 करोड़ लोगों से ज्यादा रोज 100 रुपए नहीं कमाते हैं, 70 करोड़ से ज्यादा, और 1 या 2 आदमियों के पास देश के 70 करोड़ के बराबर की प्रॉपर्टी है, जाति जनगणना से यह भी क्लियर हो जाएगा कि किसके पास क्या है, संसाधनों का किसके पास क्या है। संसाधनों का हक क्या नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि पिछड़ों के लिए हो? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती दलितों के लिए? अच्छा, तो ये जो आर्थिक सर्वे है, हाँ, इसमें किस किस का सर्वे होगा? सबका होगा, सबका। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। होगा, और जिसके पास इलगॉट, जो आर्थिक सर्वे पहली बार हो रहा है भारत सरकार में। हर साल आर्थिक सर्वे होता है, क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में 10 बार आर्थिक सर्वे कराया। आर्थिक सर्वे तो हर साल होता है। आर्थिक सर्वे मतलब घर घर जाके पूछेंगे। आर्थिक सर्वे का मतलब ये होता है जाकर के कि देश के संसाधन क्या है, देश की संपत्ति कितनी है, और देश की संपत्ति पर सही मायने में किसका कितना अधिकार है और कितना अधिकार होना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये होता है कि जब आपके घर में आप क्या नाम BPL से ऊपर है, भाई जैसे BPL कार्ड बनाए जाते हैं उसी तरीके से आर्थिक सर्वे होता है। इस चीज को लेकर के है ही नहीं है, मसला ही दूसरा है। नहीं, जो राहुल ने कहा जातिगत जनगणना से, सुनिए तो सही। राहुल गांधी, नहीं देखिए, अब जब राहुल गांधी ने बयान दिया ना, मैनिफेस्टो लॉन्च करने के बाद दिया, लोगों में वाकई अगर ऐसी शंका है जैसा बीजेपी कह रही है तो उसका समाधान होना चाहिए ना। मैं बता तो रहा हूं। ये आर्थिक सर्वे किस किस का होगा सुरेंद्र भाई? ये आर्थिक सर्वे क्या घर घर में सबसे पूछेंगे? ये आर्थिक सर्वे तो गेम बजाना पड़ेगा। संसाधनों का होता है, आपकी पर्सनल वेल्थ का थोड़ी होता है। संसाधन देश के क्या हैं, कितने हैं, हर साल होता है आर्थिक सर्वे। जातिगत जनगणना को रोकने के लिए कुकृत्य रच रही है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी गलत पार्टी अब साबित हो रही है कि जो देश के दलितों की, देश के क्या नाम अल्पसंख्यकों की, देश की महिलाओं की, देश के पिछड़ों के जिस तरीके से ये लोग इनके संसाधनों पर कब्जा सिर्फ एक अडानी का करके देना चाहते हैं, हम इसका विरोध करेंगे। देश के नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, देश के जो प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक सर्वे होगा, उनका सर्वे होगा कि कितना किसके पास, कितना जाति और कितना जातियों के हिसाब से किसको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, हाँ बिल्कुल, जातियों के हिसाब से किसको कितना मिल रहा है, जातियों के हिसाब से भी, आदमियों के हिसाब से भी, पूरी तरीके से सामाजिक रूप से पिछड़ों के हिसाब से। ठीक है, तो आप इस चीज को देखिए कि उसके बाद कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, पार्टी कैसे अटकाती है, कैसे भटकाती है, कैसे लटकाती है। ये बिल्कुल ये जो आप जो नया सवाल कर रहे हैं ना, रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। भाई आप एक बात बताइए, एक कम्युनिटी के पास, एक जाति के पास 100 में से एक भी नौकरी नहीं है, और एक जाति के पास 100 में से 90 नौकरी। तो आप किसी तरीके की ऐसी एजुकेशन की व्यवस्था कीजिए ताकि लगभग सबको समानुपातिक रूप से नौकरी मिले, सबको बिजनेस समानुपातिक रूप से करने का हक मिले। ठीक है, आप मुझे बताइए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 634वें नंबर का जो बिजनेसमैन था अडानी, आज आखिर ऐसा क्या उसके पास हो जाता है कि अगले 9 साल में आकर के वो दुनिया का 2 नंबर का बिजनेसमैन बन जाता है। हिंदुस्तान की लगभग 55% वेल्थ पर उसका कब्जा हो जाता है। तो मतलब क्लास के हिसाब से भी सर्वे होगा। मैं आपको फिर से बताता हूं, मतलब सिर्फ जाति के हिसाब से नहीं होगा। बताता हूं, नरेंद्र मोदी के ट्रैप में मत फंसिए। नरेंद्र मोदी जी का जो ट्रैप है वो शुद्ध रूप से पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी है। ये
अल्पसंख्यक के नाम पर मतलब उद्योगपतियों से लेंगे। सुनिए, दलितों का, पिछड़ों का हक मार करके एक उद्योगपति को देना चाहते हैं। सिर्फ अडानी से लेंगे? बिल्कुल, सिर्फ अडानी से लेंगे, सिर्फ बाकी उद्योगपतियों से नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं। जिनका इल गॉटन नहीं है, बिल्कुल नहीं। बहुत साफ है, जिनका इल गॉटन नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम तो आपसे एक चीज कह रहे हैं, जो लोग टाटा है, बिरला है, इनका देश के निर्माण में वो है। आज की डेट में 24,000 की सिर्फ एक एम्प्लॉइज को रख करके वो दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति बना हुआ है। 24,000 एम्प्लॉय, हमारे दूसरे उद्योगपति, छोटे छोटे उद्योगपतियों के पास 50-50, 60-60 लाख एम्प्लॉय है। तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी जो ये लटकाने अटकाने का काम कर रही है, इससे इसका मानसिक स्तर पता चल रहा है कि पहले फेज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। अब ये चुनाव को गरमाने के लिए, मैं फिर से कहता हूं, चुनाव को गरमाने के लिए इस तरीके की निर्लज्ज, नीच और ओछी टिप्पणी देश के सामने रख रहे हैं, जिससे हमें भटकना नहीं है। ठीक है, अब सुरेंद्र राजपूत इस पर आ जाइए, थोड़ा इस पर। आपने पूरा बयान पढ़ा हो तो बिल्कुल उन्होंने पूरा बयान ये कहा। आप बात समझ, उन्होंने बच्चों से लेके, माइनॉरिटी से लेके, महिलाओं से लेकर के, गरीबों से लेकर के एक सीरीज में उन्होंने बात करी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करी। और मैं एक चीज कहता हूं, मैं इस बयान को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा। मैं तो एक चीज कहता हूं कि 2006 का बयान दिया हुआ, 2014 से 2024 तक सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज जब जब चुनाव आता है, सिर्फ ये बात चुनाव के लिए क्यों होती है? चुनाव के बीच में ये बात ऐसा क्यों नहीं कर देते कि भाई मनमोहन सिंह के खिलाफ एक FIR कर दो? पहला किसका है? पहला किसका है? देश के दलितों का, पिछड़ों का, आधी आबादी का, इन सब लोगों का है जिनको जरूरत है। अडानी का नहीं है। ये बात सिर्फ मुसलमानों का नहीं है ना, मैं कहता हूं अडानी का नहीं है, अल्पसंख्यकों का नहीं है, सारे गरीबों का है, अल्पसंख्यकों का नहीं है ना, देशवासियों का है। और मैं आपको बताऊं, सही पकड़े हैं, देश में डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके का नहीं। जब आदमी कहेगा बच्चा, बूढ़ा, जवान, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सबका आता है। एक बात। दूसरी बात, अभी शिवम भाई अभी बड़ा क्या नाम ये नाटक कर रहे थे, मैं अफसोस हुआ इनका, ये ऐसा करते नहीं है। नोटबंदी ने भाई साहब देश की, मेरी मां की, मेरी बहन की, मेरी नानी की, मेरी चाची की, वो जो 500-500 रुपए हम लोग या नाना नानी के यहां से मिलते हैं ना शिवम भाई, वो मिलते हैं पैसे हम लोगों को, और क्या नाम महिलाओं को मिलते थे अपने मायके से, उन तक के पैसों को निकलवा करके लोगों को आत्महत्या करने के लिए जिस सरकार ने मजबूर किया हो, उस सरकार के प्रतिनिधि इस तरीके की क्या नाम राजस्थान में नौटंकी करें। ओके शिवम, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ओके सुरेंद्र राजपूत, 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी को जवाब कतई नहीं देना, क्योंकि हमें इस तरीके की नीचता में पड़ना ही नहीं है। बहुत साफ सी बात है, देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, और कानून में किसी भी तरीके के धार्मिक भेदभाव की इजाजत नहीं है। नोटबंदी में जिस तरीके से इन लोगों ने बात करी कि देश की सारी महिलाओं से, देश की माओं से, बहनों से, नोटबंदी में जिस तरीके से हमारी माताओं बहनों के इन लोगों ने 500-500 के नोट जो पुराने निकाले थे, और जो 500-500 के नोट जिस तरीके से देश पूरे उससे निकाले थे, और माताओं महिलाओं के साथ जो जिस तरीके का इन्होंने जो एक अत्याचार किया था, उसका जवाब आएगा। और मैं आपको फिर से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना की विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है, और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि देश के संसाधनों पर दलित और पिछड़ों का हक हो। और भारतीय जनता पार्टी की इस बात से हम बिल्कुल खिलाफ हैं, लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जीतेंगे। ओके, अब विश्लेषण। यू आर राइट ब्रो। पहले शरद प्रधान जी बड़ी गंभीर मुद्रा में दिख रहे हैं। शरद प्रधान प्रधानमंत्री के बयान पर और मनमोहन सिंह का जो बयान उन्होंने बताया, याद कराया, क्या राय है आपकी? भाई मैं तो कहूंगा कि प्रधानमंत्री के लिए ताली बजाना चाहिए कि वो कितना बढ़िया सफेद झूठ बोलते हैं और किस तरह बात को ट्विस्ट करके, लेकिन इतनी शर्मनाक, मैं सोच नहीं सकता था कि देश का प्रधानमंत्री इस स्तर पे गिराएगा कि ठीक है हिंदू मुसलमान कर करके वोट मिलता है, लेकिन अब लगता है कि इतनी ज़्यादा गिरावट आ गई है कि उनको खुद शर्म आनी चाहिए। बड़ा ताज्जुब होता मुझे, इट इज़ शॉकिंग। प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलें और इतना ट्विस्ट करें किसी तरह हिंदू मुसलमान। अरे भैया, एक तरफ आप बोलते हो सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, मतलब इतनी झूठ, ये बर्दाश्त के बाहर हो गया इतना झूठ। कोई भी, ये मतलब सारी दुनिया में बताते हैं विश्व गुरु हैं, कोई विश्व गुरु दूसरा दिखा दीजिए जो इस तरीके करता। हाँ,
पाकिस्तान के लोग इस तरह करते हैं, तो उनका मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि इंडिया को भी पाकिस्तान बना दें। ये बड़ा अफसोस की बात है, क्योंकि इस तरीके की हरकत तालिबान में होती है या पाकिस्तान में होती है। अब ये प्रधानमंत्री के मुंह से सुनने को जो शब्द आ रहे हैं, इस तरीके की हरकतें वहीं होती हैं। इससे ज्यादा मुझे ये इसमें बात में मुझे लगता है कांग्रेस जो कह रही है, ओके नहीं, जरा मुझे बोलने भी दीजिए भैया, 40 मिनट से वेट कर रहे हैं। ये जो है इस तरीके की बातें जो इनके मुंह से सुनने को मिल रही हैं, इससे ऐसा लगता है ये बौखलाहट तभी आती है जब आदमी घबराया हुआ होता है। हम तो सोचते थे कि मोदी जी के नाम पे जादू हो चुका है और उन्हीं के नाम पे जीतेंगे, सारा मीडिया भी उनके हाथ में है, मीडिया वाले भी उनके हाथ में है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं मैं। सही पकड़े हैं। और तो ये तो वैसे ही जी जाएंगे, लेकिन ये बौखलाहट क्यों? ये तो बौखलाहट तो दिखती है तब जब आदमी घबराया हुआ था। और घबराहट किस बात की है? क्या मतलब ये वाली कांग्रेस की बात मानने पे मैं मजबूर हो रहा हूं कि जो अभी कह रहे थे इन कांग्रेस के स्पोक्समैन कि ये जो फर्स्ट राउंड हुआ उसमें इनको कहीं पता लगने लग गया कि हमारी स्थिति बढ़िया नहीं है, जो 400 पार और 370 और क्या क्या बोल रहे थे वो सब छोड़ करके अब इस पे आ गया। बताइए, इतनी ज्यादा गिरी हुई बात कि उनका मंगलसूत्र कहां भैया मंगलसूत्र आ गया। ये बिल्कुल ओरछी गिरी हुई बात है और इसमें उनको भी, उन सबको शर्म आनी चाहिए जो इसको डिफेंड कर रहे हैं और बात को ट्विस्ट करते हैं। सच को ट्विस्ट करने से सच बिगड़ नहीं जाता है, सच सच ही रहेगा। ये जनता माफ नहीं करेगी। इनको होश आना चाहिए इस बात का। और जो भी अब पार्टी के स्पोक्समैन तो बेचारे की मजबूरी होती है, वो उसको तनख्वाही इस बात की मिलती है कि झूठ को सच बोले। ये सब ये पार्टी के स्पोक्समैन की प्रॉब्लम होती है, तो उनको मैं दोष नहीं देता। मनमोहन सिंह जी के बयान पर आपकी क्या राय है शरद जी? लेकिन मनमोहन सिंह जी का बयान जो है वो आपने उसको टुकड़ों में जिस तरह दिखलाया है उससे दिखलाता है कि आप भी उसको ट्विस्ट करने में लगे। अरे भाई, मैंने पूरा सुना दिया, हमें तो बख्श दीजिए। कमाल है, मुझे लगा मेरी तारीफ करेंगे शरद प्रधान। मैंने पूरा बयान भी सुनाया और जो बीजेपी छोटा सुना रही है वो भी सुनाया। मानक बोलने दीजिए, आप बहुत बोल चुके हैं, दूसरे को भी बोलने दीजिए प्लीज। आपने तो पहले ही उनको बता दिया बीजेपी के स्पोक्समैन को कि क्या सवाल होगा। पहला उसने बोला मुझे पता था ये पहला सवाल होगा, इसलिए मैं जेवर लेके आया हूं। बताइए क्या ये तरीका है? दिस इज जर्नलिज्म। दिस इज हाँ, मुझे भी आता है हंसना, आपसे ज्यादा अच्छा हंसना आता है। तो इट्स अ शेम ऑन द चैनल ऑल्सो टू बी डूइंग दिस। तो आप लोग ये दर्शा रहे हैं कि हम भी गुलाम हैं, हम बीजेपी के गुलाम हैं, हम मोदी के गुलाम हैं, जो वो कहेंगे करेंगे। अरे भाई, स्पोक्समैन बेचारा करता है, करने दीजिए। आप क्यों कर रहे हो ये? आप क्यों उस स्तर पे गिर रहे हो कि उनको बता रहे हो कि जिससे जेवर लेते आना, ये ड्रामा करो, ये पूरा नौटंकी का ये दिस इज द लिमिट। अच्छा शरद जी, ओके शरद जी, अच्छा शरद जी एक सेकंड शेम। नेहरूवादी सोच ही नहीं था। अपनी कल्पना जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। विराम लगाइए। जिस तरीके की आपकी कल्पनाएं हैं, इन कल्पनाओं पर विराम लगाइए। और जिस तरीके की आप चाटुकारिता कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, उस चाटुकारिता करिए, लेकिन सशस्त्र क्रांति की अगर आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान होगा। ओके, सशस्त्र क्रांति की बात की उन्होंने, देते तो ठीक रहता, मैं खत्म कर रहा। नहीं, सशस्त्र क्रांति की बात करी उन्होंने। किस तरीके की बेहूदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने किस तरीके की बेहूदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? सशस्त्र क्रांति की बात करें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो आप अपनी सो कॉल्ड पत्रकारिता छोड़ दीजिए। जो सच है उससे जो या तो अगर उन्होंने सशस्त्र क्रांति की बात की हो हर्षवर्धन त्रिपाठी, तो आप मुझे बताइए, उनको कोट कीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और वरना आप अपनी तथाकथित पत्रकारिता छोड़ दीजिए, कम से कम सच बोलना शुरू कर दीजिए। ओके हर्षवर्धन जी कंप्लीट करिए जल्दी। ये नहीं चल पाएगा। बोलिए। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।